तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देख ली थी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। अब हम देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब है वेरिएशन इन कलेक्टर करंट IC विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE। इसे कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं सो इन दैट केस वी आर कीपिंग इनपुट पैरामीटर्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे VCE को 0 कर दूंगा, VCE को 0 कर दूंगा। उसकी वजह से IC जो है वो 0 हो जाएगा। एक बार मैंने VCE को 0 कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, बाय एडजस्टिंग दिस VBB आई विल एडजस्ट IB इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10 माइक्रो एम्पियर। IB को मैं एडजस्ट करूंगा 10 माइक्रो एम्पियर पे। IB को मैंने 10 माइक्रो एम्पियर पे सेट कर दिया, यानी अब मैंने एक इनपुट पैरामीटर को कांस्टेंट रख दिया। नाउ यानी ये ऐसा सेटिंग करना क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए करना ज़रूरी है कि इट इज़ एज्यूम दैट वेन एवर आई एम डूइंग चेंजेस इन आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट कॉन्फ़िगरेशन इज़ एक्टिंग नॉर्मली। यानी यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो नॉर्मल है, इनपुट लूप इज़ नॉर्मल, ये यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये सेटिंग करनी पड़ती है। ये एक वैल्यू ऐसी है कि जहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि द इनपुट लूप इज़ वर्किंग नॉर्मली। अब हमें सिर्फ आउटपुट में चेंजेस करने हैं। तो आउटपुट में चेंजेस क्या करने हैं, सो वी आर गोइंग टू प्लॉट ग्राफ ऑफ IC कलेक्टर करंट एंड VCE। तो अब मैंने जैसे कि यहाँ पे बेस करंट को सेट कर लिया है। बेस करंट को सेट करने के बाद अब क्या करूँगा, मैं अभी धीरे धीरे VCE को इंक्रीज करूँगा। VCE को इंक्रीज करूँगा इन अ स्टेप। पहले तो बहुत स्मॉल चेंज इन VCE में मुझे बहुत ज़्यादा चेंज इन कलेक्टर करंट मिलेगा, जैसे 0.1 0.2। तो ये 0.2 तक मेरा करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है, मैं देखता हूँ कि करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। आफ्टर वन पर्टिकुलर वैल्यू करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट क्यों हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये वेरिएशन क्यों मिला, इसका कारण मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपके टेक्स्ट बुक में ये कोई भी दिया नहीं है। दे हैव सिंपली मेंशन कि आफ्टर वन पर्टिकुलर वैल्यू द कलेक्टर बेस जंक्शन बिकम्स रिवर्स बायस एंड हेंस द करंट, कौन सा करंट, कलेक्टर करंट इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ VCE। ये जो कांस्टेंट करंट है इसका मतलब क्या हो रहा है कि IC इज इंडिपेंडेंट ऑफ VCE। ये कब होता है, जब आपका कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो पूरी तरह से रिवर्स बायस होता है। उस पैराग्राफ में, अब ये कौन सा पैराग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 360 पे फिगर 16.24 के ऊपर एक पैराग्राफ है। एक ही पैराग्राफ में उन्होंने पूरा जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दिया है, नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन, उन्होंने बस इस ग्राफ को डिस्क्राइब किया है। और आपको भी एग्ज़ाम में वही करना है, आपको कॉजेज रीजनिंग नहीं देनी है। तो क्या डिस्क्राइब किया है उन्होंने, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरिएशन इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। It is seen from the graph that after one particular value of VCE, the collector current is independent of collector emitter voltage as collector base junction is reverse bias। बस इतना ही आपको वहाँ पे लिखना है अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे आती है तो। अब एक बात जान लो, आपके वो पैराग्राफ में गलती ये है कि उन्होंने कलेक्टर एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस कर दिया। देयर इज़ नो जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। कलेक्टर अलग है, एमिटर अलग है, और दोनों के बीच में P है, P मटेरियल है, NPN है। सो P मटेरियल यानी बेस है। तो कलेक्टर और एमिटर के बीच में बेस है, तो जंक्शन कलेक्टर और बेस में होगा, ना कि कलेक्टर और एमिटर में। इसलिए वो जो वहाँ पे गड़बड़ उन्होंने की है कि द कलेक्टर एमिटर जंक्शन इज़ रिवर्स बायस, वो गलत है। यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो रहा है। तो बस इतना ही डिस्क्रिप्शन आपके टेक्स्ट बुक में है। अब थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके कारण बताऊँ। तो सबसे पहले जान लो कि जैसे ही ये VCC 0 रहेगा, यानी यहाँ पे रहेगा, तो इसका मतलब ये होता है
कि द कलेक्टर इज एट ज़ीरो पोटेंशियल, यानी कलेक्टर विच इज़ नथिंग बट एन साइड, ये एन है, ये पी है और ये एन है, एन पी एन ट्रांजिस्टर। सो एन इज एट लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पी। तो ये जो पी एन जंक्शन है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायस रहता है। एंड ड्यू टू दैट जैसे ही आप कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ाते हो उसकी वजह से देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन करंट, कलेक्टर करंट। पर जैसे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, मोर इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है, मोर इट बिकम्स पॉजिटिव, मोर रिवर्स बायस इज अप्लाइड अक्रॉस कलेक्टर बेस। रिवर्स बायस इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ते जाएगा, एन बिकम्स पॉजिटिव, एन ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि एन बिकम्स मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू पी, यानी यहाँ पे रिवर्स बायस हो रहा है। और एक बार वो रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ से करंट बढ़ेगा नहीं। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो इफ़ यू वांट, बट यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ है कि वाई करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट क्यों है, करंट बढ़ता क्यों नहीं है? तो आपको याद होगा वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये है आपका एनपीएन, ये है आपका एमिटर, ये है आपका बेस और ये है आपका कलेक्टर। सो एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, इसका मतलब ये रहता है। अब मैंने जब इसका वर्किंग आपको बताया था तो मैंने कहा कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ से जब 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेस में। अब यहाँ से 100 निकलेंगे या 200 निकलेंगे, ये डिपेंड करता है ऑन द VBE पे ये डिपेंड करता है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग इनपुट पैरामीटर्स कांस्टेंट, अब यहाँ पे आपने ये इनपुट करंट को कांस्टेंट रख दिया है, यानी आपने VBE को भी कांस्टेंट रख दिया है। और अगर आपने VBE को कांस्टेंट रख दिया है तो यहाँ से सिर्फ 100 ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उससे ज़्यादा तो निकलेंगे नहीं। तो 100 में से 5 जाएंगे इधर और बाकी बचे 95 इधर जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये जो VCE है इसे कितना भी बढ़ाओगे, ये VCE को कितना भी बढ़ाओगे, यहाँ से टोटल आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 95 ही रहेंगे, वो तो नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है, एमिटर से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको कंट्रोल कर रहा है VBE, नॉट VCE। तो इसलिए आप ये वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ, ये जो करंट है ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है। दो कारण है, एक तो ये है कि उसको कंट्रोल करने वाला VB है और दूसरा ये जंक्शन जो है कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वाला जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा और उसकी वजह से करंट बढ़ेगा नहीं। ये ग्राफ जो प्लॉट किया है वो प्लॉट किया है IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। अब मैं क्या करूँगा, वापस से VCE को 0 कर दूंगा, VCE को 0 कर दूंगा और उसकी वजह से IC मेरा 0 हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे बेस करंट को 10 से अभी 20 माइक्रो एम्पियर सेट करूँगा। तो 10 से 20 एम्पियर सेट करूँगा तो मुझे जो दूसरा ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा। दिस इज द ग्राफ बिलोंगिंग टू IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। सो ये जैसे जैसे आप बेस करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको कलेक्टर करंट जो है, मैक्सिमम करंट कलेक्टर करंट वो भी ज़्यादा मिलेगा। ऑफ कोर्स उस वक्त बेस करंट आपका कांस्टेंट रहेगा फॉर वन ग्राफ। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर से बेस करंट को और थोड़ा बढ़ाओ, आपको दूसरा और एक ग्राफ मिल जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल ग्राफ आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ फिगर 16.24 की। तो ये है डिस्कशन रिगार्डिंग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। हालांकि बहुत डिटेल में आपसे एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, जितना वो पैराग्राफ में दिया है उतना। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक कुछ डिस्कशन मैंने बताया था, 2 पॉइंट्स हैं कि देयर इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वेरिएशन इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। इट इज सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट at after one particular value of VCE, the collector current is independent of VCE as collector base junction is reverse bias। बस इतना ही वहाँ पे मेंशन है और आपने इतना ही लिखा तो चल जाएगा, दैट्स इट। तो अभी इस टॉपिक के लिए इतना ही डिस्कशन हम करेंगे और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स
द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो ये है डायग्राम फॉर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि देयर इज अ फ्लक्चुएटिंग सिग्नल हियर वी इन एंड इट इज़ अ फ्लक्चुएटिंग सिग्नल, इसलिए हमने इसको AC सिंबल ही दिया है, ठीक है। और ये जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है ये यहाँ पे हमें एम्पलीफाई करना है। ये एम्पलीफिकेशन के बाद जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, दिस इज़ V आउट। सो हियर वी विल गेट एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ V इन, इसे याद रखना। अब जो कि ये AC वोल्टेज है तो AC को कपल करने के लिए हमने यहाँ पे ये एक कैपेसिटर यूज़ किया। ये कैपेसिटर के ज़रिए द AC सिग्नल कैन बी इजीली कपल्ड टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। उसी प्रकार से यहाँ से हमें सिर्फ AC सिग्नल ही चाहिए, यानी सिर्फ एम्पलीफाइड सिग्नल यहाँ पे चाहिए, DC नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे फिर से कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक्स DC एंड अलाउज ओनली AC। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ AC आना है, इसलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज़ किया। तो दो कैपेसिटर आपको इस सर्किट में दिखाई दे रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ फिगर 16.25 की। अब नेक्स्ट ये VBE वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर। यहाँ पे VBE का पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। ये VCE वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, VCE, ये उसका पॉजिटिव, ये यहाँ पे निगेटिव है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, इन दैट केस वी आर नॉट कंसिडरिंग AC कंपोनेंट, वी आर कंसिडरिंग ओनली DC कंपोनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं टू इनपुट लूप। तो इनपुट लूप में ये VBE सप्लाई है, देयर इज अ करंट फ्लोइंग IB थ्रू RB एज वेल एज थ्रू दिस जंक्शन, बट ये जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, दैट इज VBE। तो अगर मैं इनपुट लूप को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पे VBB माइनस IB RB माइनस VBE इक्वल टू 0, and that's why VBB is equal to IB RB plus VBE। तो ये एक इक्वेशन हमें मिलता है फॉर इनपुट लूप। अब सेम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करेंगे टू आउटपुट लूप। यहाँ पर भी हम AC कंपोनेंट को हटा देंगे, उसको अभी यहाँ हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द आउटपुट लूप, आउटपुट लूप यानी यहाँ पे इस लूप को, इनपुट लूप यानी ये वाला लूप। तो इनपुट लूप को हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया है। अभी हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं टू आउटपुट लूप। तो ये VCC माइनस IC RC या फिर मैंने यहाँ पे RL लिखा है, कई जगह पे RL लिखा रहेगा, कई जगह पे RC लिखा रहेगा। सो इट्स सेम थिंग। RL उसे लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या फिर उसको कई बार सिंबल RC का ही देते हैं, एज इट इज़ कनेक्टेड टू द कलेक्टर RC। और इसके बाद आप देख सकते देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस VCE, सो इट इज माइनस VCE दैट इज इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो चलिए हमने DC एनालिसिस तो कर लिया। अब हमें ये देखना है कि इफ़ आई ऐड AC सिग्नल ऑन दिस साइड, AC सिग्नल ऐड करने से डेफिनेटली वहाँ पे बेस करंट में फ्लक्चुएशंस होंगे। अब बेस करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देयर इज़ एडिशनल AC सप्लाई। तो मान लो कि ये आपका बेस करंट है और ये टाइम एक्सिस है। सो बेस करंट DC की वजह से कांस्टेंट है, बट बिकॉज ऑफ AC कंपोनेंट बेस करंट जो है वो ऐसे फ्लक्चुएट होगा, देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन बेस करंट। तो वो अभी हमें देखना है। सो इफ आई ऐड AC कंपोनेंट इन दिस इक्वेशन, तो वहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिखाई देगा, इक्वेशन है 16.11। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि VBB प्लस V in इज इक्वल टू, VBB क्या है? IB RB प्लस VBE प्लस, अब यहाँ पे जो AC कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं कहूँगा डेल्टा IB। सो डेल्टा IB इनटू,
अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होगा दैट इज आर बी प्लस आर आई, आर बी प्लस आर आई. So this is the potential difference generated by AC component of the base current. अब what do you mean by RI? तो RI जो है it is the resistance of base emitter junction. यहाँ से जो करंट आ रहा है AC करंट वो इस जंक्शन में से भी जा रहा है, तो इस जंक्शन का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, और ये रेजिस्टेंस जो है वो हमने डिनोट किया है बाय RI से. अब सिर्फ AC कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ सो वी इन इज इक्वल टू डेल्टा आई बी इंटू आर बी प्लस आर आई. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि जनरली आर बी इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर आई, एंड दैट्स वाई वी इन इज रिटन एज डेल्टा आई बी इंटू आर आई. दिस इज़ योर इनपुट वोल्टेज. नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज की. तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हमें इधर का एनालिसिस थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए अब ये जगह मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना. अब यहाँ पे ध्यान दो, एक इक्वेशन उन्होंने लिखा है, इसमें चेंजेस किए. अब कैसे किए इसको देखने से पहले ये जान लो कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि बेस करंट कांस्टेंट नहीं है इस एसी कंपोनेंट की वजह से, तो बेस करंट चेंज हो रहा है. बेस करंट चेंज हो रहा है तो हमें पता है आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी. तो जो कि बेस करंट चेंज हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी आपका चेंज होगा, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट यहाँ पे ये सारी क्वांटिटीज जो है वो चेंज होनी चाहिए. सो चेंज इन ऑल दिस क्वांटिटीज कैन बी रिटर्न एज डेल्टा वी सी सी इक्वल टू डेल्टा आई सी आर सी प्लस डेल्टा वी सी ई. ठीक है, दिस इज द चेंज इन ऑल क्वांटिटीज. क्यों चेंज कर रहे हैं हम? बिकॉज आई सी इज बीटा टाइम्स आई बी. अब अगर आई बी चेंज होगा बाय अमाउंट डेल्टा आई बी तो आई सी भी चेंज होगा, और अगर आई सी यहाँ पे चेंज हो रहा है सो देयर विल बी वेरिएशन इन दिस क्वांटिटीज. ध्यान से देखो अभी, व्हाट इज दिस VCC? VCC इज बैटरी वोल्टेज EMF, और किसी भी बैटरी का जो EMF रहता है वो कांस्टेंट रहता है. सो इसमें कोई भी चेंज नहीं रहता, यानी इसका मतलब क्या है कि डेल्टा VCC इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी चेंज इन EMF इज ज़ीरो, इट विल नॉट चेंज, एंड हेंस वी कैन राइट डेल्टा VCE इज इक्वल टू माइनस डेल्टा IC RC. तो अब हम देख सकते हैं कि VCE तो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VCE, और इसको हमने यहाँ पे पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट किया है, पर यहाँ से जो पास होने वाला है वो सिर्फ वेरिएशन इन VCE है. VCE यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर ने DC को ब्लॉक कर दिया, तो सिर्फ डेल्टा VCE यानी फ्लक्चुएशंस इन VCE वो पास होंगे, क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस AC है इसलिए वो इस कैपेसिटर से पास होंगे, और ये फ्लक्चुएशंस हम यहाँ पे मेजर करेंगे. दिस इज नोन एज वी आउट. सो दिस इज नथिंग बट योर वी आउट. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे there is a term known as voltage gain denoted by symbol AV. So voltage gain is basically output voltage divided by input voltage. Voltage gain is equal to output voltage divided by input voltage. तो जो आपका output voltage है that is delta IC RC. So it is minus delta IC RC divided by V in. वीन है आपका डेल्टा आई बी इंटू आर आई. अब हमें पता है कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी. तो यहाँ पे डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी की जगह पे हम बीटा आर सी अपॉन आर आई लिखेंगे. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर. तो ये यहाँ पे उन्होंने डिराइव किया है पेज नंबर 361 पे. अब इक्वेशन नंबर नहीं है बट दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज गेन. तो क्या यहाँ पे ये एम्प्लीफिकेशन हो रहा है
या नहीं, ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए देख लो कि बीटा की जो वैल्यू रहती है आपके टेक्स्ट बुक में दी है, इट रेंजेस फ्रॉम 220 टू 200, और आर सी अपॉन आर आई ये जो रेशो होता है इट इज़ मेंटेन फ्रॉम 10 टू, आप जो वैल्यू चाहे वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो फ्रॉम 10 टू ऑनवर्ड्स। ऑफकोर्स कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पे इस वैल्यू पे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो गेन है ए वी, इसकी जो वैल्यू है इट इज़ अराउंड 200 या फिर 20 भी, आप इवन इसको 1 भी अरेंज कर सकते हो, तो 1 या 1 से ऊपर, सो 20 टू 20 से आगे 200 भी कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन आरसी, क्योंकि आरसी की वैल्यू यानी आरसी जो है वो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे। आरसी यानी आरएल, आरसी जो है वो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से ये जो गेन है वो हम हमारे कन्वीनियंस के अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ट्रांजिस्टर का गेन जो है वो 20 या 25 चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैं ये वैल्यू एडजस्ट करूँगा। और एक चीज़, इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो ये वैल्यू जो है ना वो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर, जो भी ट्रांजिस्टर है उसकी वैल्यू आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, तो इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक ट्रांजिस्टर की एक इंफॉर्मेशन शीट होती है, जो कि ये कंपनी जो ट्रांजिस्टर बनाती है वो ये इंफॉर्मेशन शीट देती है, तो उसमें ये आरआई की वैल्यू आपको मिल जाती है। एग्ज़ाम में आपको बोर्ड ही ये वैल्यू दे देगा। तो अब अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब क्या है, ए वी का मतलब है वी आउट अपॉन वी इन। सो वी आउट अपॉन वी इन, और अगर इसकी वैल्यू बीटा आर सी अपॉन आर, और मैंने कहा कि इफ़ इट इज़ 20, इसका मतलब क्या है कि वी आउट इज इक्वल टू 20 टाइम्स वी इन। वी आउट इज इक्वल टू 20 टाइम्स वी इन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिल रहा है वो दैट इज़ 20 टाइम्स इनपुट वोल्टेज, यानी आप इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हो, उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हो। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर एक्शन। तो इस तरह से हम ये एम्पलीफायर का वर्किंग बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ भी वर्किंग बताया नहीं है, कुछ खास डिटेल्स में नहीं है, और इसलिए मैंने भी कुछ खास डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लेनेशन के लिए, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये इक्वेशन समझ में आ गए, और ये इक्वेशंस ही आपको मेंशन करने हैं आपके डेरिवेशन में, ये डेरिवेशन अगर आता है इन केस, तो इस डेरिवेशन में आपको इक्वेशंस ही मेंशन करने हैं। सो दैट्स वाई बाकी डिटेल्स आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो इसके ऊपर क्वेश्चन, थियोरी क्वेश्चन बहुत कम बार आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट बहुत कम बार पूछा गया। और अब ये जो पार्ट है ये न्यूली इंट्रोड्यूस है इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में ये एक्सप्रेशन अभी नया है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको अच्छी तरह से याद रखो। आर आई इज इनपुट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू दी जाएगी, बीटा की वैल्यू आपको दी जाएगी, आर सी की वैल्यू दी जाएगी, एंड फाइंड आउट द वोल्टेज गेन। तो ये यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो डिस्कशन में, या फिर क्लास में भी आप पूछ सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर एम्पलीफायर। पर और कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हैं, वो क्या क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। सो अभी मैं ना कुछ पार्ट मिटा रहा हूँ, अब ये मेरे पास है और आगे का एक पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, तो कुछ भी खास मिटाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बताई है, पावर गेन। तो पावर हमें पता है कि वोल्टेज इनटू करंट, तो पावर गेन एपी इज़ पावर गेन, इट इज़ इक्वल टू वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तो करंट गेन हमें पता है कि अगर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ पे करंट गेन रहता है बीटा। अब वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन आपके सामने है, दैट इज़ माइनस बीटा आर सी अपॉन आर आई इंटू बीटा। तो यहाँ पे पावर गेन का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाता है माइनस बीटा स्क्वायर आर सी अपॉन आर आई।
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर गेन, बट आपकी बुक में बस इतना ही मेंशन किया है, पावर गेन यानी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो कई बार ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर पावर एम्पलीफिकेशन, तो पावर एम्पलीफिकेशन का जो गेन है दैट इज नथिंग बट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अब ये आपकी बुक में नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो आप इसे नोट कर सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत डिटेल कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स ही डिस्क्राइब करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। सो इतना ही आपको लिखना है, बीच बीच में थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स रहना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉजिक गेट्स। बहुत ही सिंपल है, पर जितना सिंपल है उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं सेमीकंडक्टर में। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट्स? तो लॉजिक गेट्स यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस है, दे कैन गिव आउटपुट डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर कंडीशन। यस, कंडीशन यानी आपने मैथमेटिक्स लॉजिक में पढ़ा होगा डिसजंक्शन कंजंक्शन, तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस है, ऑन दैट कंडीशंस यू आर गिविंग सम आउटपुट। तो यहाँ पर भी ये जो गेट्स हैं यानी ये कुछ डिजिटल सर्किट्स हैं, और ये डिजिटल सर्किट जो है दे गिव आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू या फिर डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर कंडीशन। और ये अलग अलग कंडीशंस है, ये हम देखने वाले हैं। हर एक गेट की अपनी अपनी एक कंडीशन है, वो हम देखने वाले हैं। गेट क्या है वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय, पहले जान लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सिग्नल्स। तो आपने ये देखा होगा, कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि द कंप्यूटर नोज ओनली मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज यानी क्या? मशीन लैंग्वेज यानी ये 0 1 0 1 1 1 0 0, यानी इट अंडरस्टैंड्स ओनली 2 वैल्यूज़ 0 या 1, और उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन आप उसे प्रोवाइड करो फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ये 1 1 0 1, ये एक और कॉम्बिनेशन। सो ईच कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटिंग सम इंफॉर्मेशन। सो द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 0 1। तो ये जो 0 और ये 1 है, ये है आपकी डिजिटल वैल्यूज़। ठीक है, और द सर्किट विच डील्स विथ these डिजिटल वैल्यूज़ इज कॉल्ड एज डिजिटल सर्किट। ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डील्स विथ या फिर विच स्टडीज दीज सर्किट्स डिजिटल सर्किट इज कॉल्ड एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा यहाँ पे कुछ तो डेफिनेशन मेंशन है पेज नंबर 361 में। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिजिटल सर्किट्स पढ़ते हैं, और ये डिजिटल सर्किट्स बनते किससे हैं? डिजिटल सर्किट्स बनते हैं लॉजिक गेट से। नो व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट? इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, कहीं ना कहीं है वो। द डिजिटल सर्किट इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डिवाइस हैविंग 1 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। इसे उन्होंने कहा है कि लॉजिक गेट। डिजिटल सर्किट विथ 1 और मोर देन 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट, इसे उन्होंने कहा है लॉजिक गेट। ये डेफिनेशंस थोड़ी बहुत उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर ली, और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि ये लॉजिक गेट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है। तो डायरेक्टली मैं शुरू कर रहा हूँ पहला लॉजिक गेट, एंड दैट इज़ नथिंग बट नॉट गेट। पर उससे पहले ना, अब मेरे पास फिर से समय की कमी है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट में मैं क्या बता सकता हूँ आपको। लेट मी सी। एक और डेफिनेशन है नॉट गेट, जो हेडिंग है उसके ऊपर एक डेफिनेशन यहाँ पे दी है, और वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन। The mathematical relation between input and output is known as Boolean expression। तो ये Boolean expression जो है ना, वो हर एक लॉजिक गेट के लिए अलग अलग है। जैसे कि हमें इंटीग्रेशन में पता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन यानी मैथमेटिकल फंक्शंस कैसे रहते हैं कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, ऐसा कोई एक फंक्शन है।
सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर फंक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे हर एक लॉजिक गेट का अपना अपना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। उसे ज़्यादातर मैथमेटिकल बोलना थोड़ा सा गलत रहेगा, ये होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, और इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को ही हम कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। और अब यहाँ पे ये जो थियरी रिक्वायर्ड थी वो हमने कर ली, इसकी ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन बस याद कर लें, 3 डेफिनेशन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, देन लॉजिक गेट की है, और ये बुलियन एक्सप्रेशन की 3 डेफिनेशन अभी हमने देख ली, और वो है पेज नंबर 361 पे। अब मैं डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिक गेट से शुरू करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर में ही आपका लॉजिक गेट्स ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा समझेगा नहीं आपको, तो उसका बस लास्ट जो गेन का फॉर्मूला है उसे ही याद रखो, और इफ़ यू वांट देन आप उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल स्टेप जो है बस उसको फॉलो करो। उतना ही लिखने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो अभी मैं रुक रहा हूँ, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।